आप सुन रहे हैं लोटस एवियो हिंदी कहानियां। आइए सुनते हैं कहानी रुकना नहीं राधिका, जिसे लिखा है रमेश चंद्रा ने और आवाज दी है श्रीकांत सिन्हा ने। कुछ अंदर के कपड़े हो तो दे दीजिए। मेरा मतलब है लड़कियां सलवार समीज के नीचे जो पहनती हैं। आज कपड़े धो रही थी तो देखा सगरी तार तार हो गए हैं। सयानी बेटी शर्म से नहीं बोलती, लेकिन मां होने के नाते मुझे तो ख्याल रखना चाहिए। राधिका सिपाही भर्ती की कलम कॉपी वाली परीक्षा पास कर चुकी है, परसों पटना दौड़ने जा रही है। ऐसे में थोड़ा ठीक ठाक होना चाहिए ना। वैसे बाकी सब इंतजाम हो गया है। वो क्या बोलते हैं, अरे वही जो पहनकर लड़का लड़की लोग दौड़ता है। बाप रे, बड़ी आरचू मिन्नत की तो बुझावन बाबू की बेटी देने को राजी हुई। बोलाई हूं 2 दिन के लिए ले जा रही हूं, सही सलामत लौटा दूंगी। बदले में 3 दिन रोपनी सोहनी भी कर दूंगी। रमा एक सांस में सब कुछ बोल गई। उसे ट्रैक सूट बोलते हैं। माया मुस्कुराई और अंदर चली गई। फिर अखबारी कागज में लिपटा कपड़ों का एक छोटा बंडल ले आई और थमाते हुए बोली, बुआ इसे रख लो, मैं पहनती हूं। बड़े होंगे तो बेटी से बोलना सुई धागे से थोड़ा छोटा कर लेगी। रमा को लगा कारून का खजाना हाथ लग गया है। आंचल में छुपाई और लंबे डग भरती निकल गई। जानिब दक्षिण जाने के लिए यह दिन शुभ नहीं था। गांव के माखन मिसिर कहते थे, बियाफे दक्षिण करे पयाना, हानि छोड़ लाभ नहीं पाना। यही बात रमा को साले जा रही थी। हालांकि उसने तमाम एहतियात बरते थे। घूमन काकी के घर 2 दिन पहले पायत का रुमाल रखाई थी। देवन बाबू के घर से दही ला चुकी थी। अब निकलने ही वाली थी कि मुझों से बिल्ली रास्ता काट गई। कलेजा धक से होकर रह गया। भागी और आंगन जाकर बेटी से बोली, राधिका कुछ देर और रुक ले, फिर निकलते हैं। बेटी मां के चकों में पड़ी नाव की तरह डोलते मन को जानती थी, सो बोली, तोरे टोटरम के चक्कर में सारे टमटम निकल गए तो पहाड़ पर पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। फिर समय से बस ना मिली तो पटना कैसे पहुंचेंगे? पूरी रात का सफर है। कल भोरे भोरे मैदान में पहुंच लाइन में लगना होगा। लेकिन रमा ना मानी। दौड़कर बेटी को दही गुड़ खिलाई और जब इत्मीनान हो गया कि सब कुछ ठीक है तो देव का सुमिरन कर दाहिना पैर बढ़ाई। रमा अपनी रौ में राम जी का नाम लेती बेटी संग चली जा रही थी। सड़कें सुनसान थी। महुआ बारी के लोग काम पर गए हुए थे, सो टोका टोकी का कोई भय नहीं था। आमतौर पर ऐसे मौकों पर लोग पूछे बगैर बाज न आते थे। कहां जा रही हो, कोई खास काम है क्या, कब तक लौटोगी? जितने मुंह उतने सवाल। अब किसके किस सवाल का क्या जवाब दें? तिरमुहानी के बाएं बक्कन बाबू की बाड़ी थी। इधर रह गुजर कुछ ज्यादा ही रहता था। संयोग से यहां भी सब ठीक ठाक रहा। टमटम मिल गया। बजरंग बली का नाम ले मां बेटी सवार हुई। तिझरिया ढल रही थी। सामने सरह पड़ता था। खलार खेतों से पानी अब तक न उतरा था। जो थोड़ी ऊंचाई पर ये उनकी गोद जौ बूटों से भरी हुई थी। उधर कुछ नंग धड़ंग बच्चे मछली मार रहे थे। लाहौर मार बहती पुरवाई से किनारे खड़ी तीसी सरसों की फसलें ऐसे लहरा रही थी जैसे किसी अलसाई सुबह नई दुल्हनिया पनघट से पानी लिए फदर फदर फुदकती संभलती चली जा रही हो। अब करीमगंज आने लगा था। तभी एक बखेड़ा खड़ा हो गया। सामने शीशम सेमल के दरख्तों से निकलकर एक सियार अचानक सड़क पर आ गया। टमटम का घोड़ा देखा तो बिदक गया और अपनी दोनों टांगों पर खड़ा हो हिनहिनाने लगा। मां बेटी गिरते गिरते बची। खैर सियार तो चला गया, लेकिन रमा का कलेजा लोहार की धोंकनी की भांति थर थर कांपने लगा। हे भगवान, अब आगे क्या होगा? सब कर्म का फेर है। राधिका जानती थी मैं ऐसे हालात से जल्दी उबर नहीं पाती, सो सामने पीर बाबा की मजार की तरफ इशारा कर दी। देखते ही रमा खुद में लौटी
और हाथ में आंचल लिए देर तक पुतपुताती रही। बाबा, जैसे भी हो बेड़ा पार लगा दो, हमरे आगे पीछे कोई नहीं है। लौटूंगी तो तोहरे स्थान को कोसी मैया के पानी से धो धोकर घी मलिदा चढ़ाऊंगी और हर साल उर्स में चादर लेकर भी आऊंगी। अब जतरा जो न कराए, रमा रो रो कर देर तक मन्नतें मांगती रही और पीर बाबा को राजी करती रही। भूल गई कि बेटी के लिए 2 नए कपड़े खरीद ना सकने वाली मां अगले साल नई चादर कहां से लाएगी। टमटम अपनी रफ्तार में चलता रहा। रास्ता कब कट गया पता न चला। बहुत कम सवारियां पहाड़पुर में चढ़ती उतरती हैं। मर मुकदमे की पैरवी करने वाले और कुछ तिजारती लोग अक्सर आते जाते रहते हैं। पटना पढ़ने वाले गिने चुने विद्यार्थी भी कभी कभार दिख जाते हैं। कंडक्टर को कॉलेज का कार्ड दिखा किराया भी कम करा लेते हैं और बातें शुरू करते तो बिना रुके बकते जाते हैं। कोई इनके मुंह नहीं लगता। रमा बेटी संग बिल्कुल पिछली सीट पर सिकुड़ी सिमटी बैठी थी। हालांकि बीच में कई सीटें खाली थीं, लेकिन लोगों के बीच बैठने की हिम्मत वो न जुटा सकी। बस ने रफ्तार पकड़ने शुरू किए। हवा के तेज झोंके खिड़कियों से आने लगे। राधिका मां की गोद में सर रखकर सो गई, लेकिन रमा के नैनों में नींद कहां। एक बार की जाग जाती, कभी बोझिल पलकें बंद होने लगती तो उन्हें भींच देती और एक बार की जाग जाती। 350 रुपये साथ चल रहे थे। मेला में गिराकट और रेल बस में बटुआ मार को बखूबी जानती थी। ऐसे में कोई भला सोता है क्या। उधर जागती आंखों में बीते दिन बारी बारी से गुजरने लगे। तब केनिया की गिनती गिने चुने लोगों में होती थी। ऊंची कद काठी का बंदा पहलवान तो नहीं था, लेकिन 2-4 दांव पेंच पर अच्छी पकड़ थी। लिहाजा संगी साथी बेवजह राड़ मोल ना लेते थे। 5-5 पंजा का बोझा झटके में उठा लेता। राह चलते लोगों की मदद करता। बम बाबू का दुलरुआ भी था। बाबू ऊंची डील डॉल के पछियारी बैल रखते थे। गेनिया सानी पानी देता और जब बैलों संग कंधे पर हल लिए निकलता तो भाई भयवती उसके भाग्य को सराहते। रमा तो निछावर ही हो जाती। गेनिया खेतों में हल चलाता और रमा बाबू घर का काम देखती। दिन मजे से कट रहे थे, लेकिन समय का फेर बड़ा फेरा लगाता चला गया। गेनिया की सोबत खराब हो गई। कुछ बिगड़ैल संगे साथियों ने नशे की आदत लगा दी। रमा लाख समझाई, लेकिन कुछ असर न हुआ। नतीजा बुरा हुआ। साग सत्तू से संवरा शरीर जहरीली जिद के आगे हार गया। बीमारी बढ़ती गई और एक दिन गेनिया गिनती के दिन भी पूरे न कर सका। रमा को भारी सदमा दे संसार छोड़ गया जब राधिका गोद में थी। गेनिया क्या गया, आंखों में अंधेरे का वास दे गया। दुख की दोपहरिया खड़ी हुई तो सुख की साया सिमटने लगी। पट्टी पट्टीदार पीछा छुड़ाते गए। रमा अकेली पड़ गई। बेटी का मुंह निहारती और उखड़ती सांसों को समेटने की कोशिश करती। घर में मुट्ठी भर दाने नहीं थे। गाय कुंडाई गेनिया की बीमारी में पहले ही बिक गए थे। बेचारी कई दिनों तक घर से बाहर न निकली। जब सीने का दूध सूखने लगा और राधिका का जीना मुहाल हो गया तो ममता की मारी मां मजबूरन बाबू के आंगन जा बैठी। फिर बेटी को सीने से चिपकाए घर बाहर का काम करने लगी। तब बम बाबू की माया महज साल भर की थी। दोनों साथ परवरिश पाने लगी। फर्क सिर्फ इतना था, एक पालने में पलती, दूसरी पोरे पर होती। नजरें मिलती तो दोनों मुस्कुराती। समय सरकता रहा। 5 बसंत गुजर गए। राधिका मां के काम में हाथ बटाने लगी। आज श्यामदेव बाबू घूम घूम कर ऐसी बच्चियों का शुमार कर रहे थे जो कतिपय कारणों से स्कूल नहीं जाती थी। महुआ बारी में तो दर्जनों ऐसी ही थीं जो खेलने की उम्र में जीवन का खेल दिखा रही थीं। इनके लिए पढ़ाई लिखाई का कोई मायने मतलब नहीं था। मां के साथ मजदूरी पर जाओ और कच्ची उम्र में ब्याहती जाओ, यही नियति थी इनकी। रमा बेटी संग काम पर गई हुई थी। गए शाम लौटी तो मालूम हुआ कि मास्टर साहब आए हुए थे और बता रहे थे कि कोई कस्तूरबा गांधी स्कूल खुला है जहां मुफ्त में भोजन,
कपड़ा मिलेगा, संगे संगे पढ़ाई भी होगी। उस रात नींद ना आई रमा को। बड़ी होती राधिका अब तुतमुही बच्ची न थी। भर पेट भोजन मिल जाए तो समझो भगवान से भेंट हो जाए। उधर 2 सांझ तवे पर लहराती गोल गोल रोटी नजर आ रही थी। तन पर नए कपड़े छलक रहे थे। ढाई आखिर सीख जाए तो बड़ी बात होगी। कम से कम अपना नाम गांव तो लिख लेगी। कैसा लगता है जब पराया मर्द मनुष्य राशन किरासन के लिए औरत का हाथ पकड़ता है और कचरौटे पर घीस घीस कर कागज पर अंगूठा लगाता है। अंगूठा लगाने की नहीं, दिखवाने की चीज होती है। वैसे बस्ती में ये बात कूट कूट कर भरी हुई थी कि पढ़ाई लिखाई गरीब गुरबन की चीज नहीं होती। जैसे जैसे रात बीती, फरीच होते ही बेटी को जगाई, जल्दी जल्दी तैयार की और आनन फानन में निकल गई। मां की उंगली पकड़ चलती राधिका बार बार पूछती रही, मां इतनी सुबह हम कहां जा रहे हैं? रमा कुछ न बोली। जानती थी कि यही बता देगी तो बेटी रो रो कर मर जाएगी। फिर मां की ममता आड़े आई तो आगे न जा पाएगी। वैसे अभी 3 कोस चलना था। नवलपुर पहुंचते पहुंचते 9 बज गए। बच्चे विद्यालय आने लगे थे। कहीं उछल कूद जारी थी तो कहीं सफाई का काम चल रहा था। विद्यालय परिसर में ही एक बगल 2 तल्ले का बड़ा लाल मकान था। श्याम बाबू का पता पूछी और आगे बढ़ गई। राधिका कभी आगे देखती, कभी पीछे पलट थमा चौकड़ी करते बच्चों को निहारती। मासूम मन जान न सकी कि मां उसे हर दिन की तरह चिमनी भट्टे पर न ले जाकर यहां क्यों लाई है। श्याम बाबू को खुशी हुई कि महुआ बारी से पहली दफा कोई मां बेटी का नाम लिखाने खुद चलकर यहां तक आई है। नामांकन की तमाम औपचारिकताएं पूरी कर वार्डन वहीदा जी के हवाले करते बोले, लीजिए, एक मां के लखते जिगर को संभालिए। इसके हाल देखिए, इसे पढ़ाई से ज्यादा पौष्टिक भोजन की जरूरत है। जब वहीदा जी राधिका के हाथ पकड़ अंदर ले जाने लगी तो वो मां से चिपक गई और रो रो कर बुरा हाल कर लिया। उधर रमा भी पिलक पिलक कर रोने लगी। बड़ी मुश्किल से मां बेटी को अलग किया जा सका। बोझिल कदमों से रमा वापस हुई। उस रात कोई कुछ न खाया। एक मां की गोद मांग रही थी, दूसरी अपनी सूनी गोद टटोल रही थी। साल दर साल समय सरकता रहा। 20 बसंत गुजर गए। वजीफे और सरकारी साइकिल ने पैरों में पंख लगा दिए। मन की बात कागज पर लिखने का हुनर आया तो 10वीं 12वीं के बोर्ड पास कर गई और इसी हुनर ने राधिका को आज यहां तक पहुंचा दिया। रमा खुद में लौटी। देखा बड़ी प्यारी लग रही थी। धीरे से बेटी के माथे को सहलाया और खिड़की से झांक कर समय का अंदाजा लगाया। 3 जोड़ियां कब की डूब चुकी थी। आसमान में 7वां 7 मास ऊपर आ गया था। गोया कि पहर भर रात और रह गई थी। उधर खाली सड़क देख ड्राइवर बस की गाड़ी लगातार बढ़ाया जा रहा था। ऐसे कोई घंटे भर चलता रहा। फिर बस की रफ्तार धीमी होने लगी। कंडक्टर चिल्लाया, हाजीपुर आ रहा है, उतरने वाले गेट पर आ जाएं। इसके बाद अगम कुआं और फिर सीधे मीठापुर बस स्टैंड। रमा जल्दी जल्दी बेटी को जगाई। बस रुक चुकी थी। ये रामाशीष चौक था। कुछ पैसेंजर उतरे, एक आध चढ़े। बस फिर आगे बढ़ गई। थोड़ी देर में गांधी सेतु शुरू हो गया। बाप रे, इतना लंबा पुल खत्म होने का नाम ही न लेता था। सुबह की सुनहली किरणों में कलकल बहती गंगा मैया की लहरें साफ नजर आ रही थीं। कुछ मछुआरे नाव लेकर नदी में उतर आए थे। राधिका ने मां को देखा। वो सरक आए आंचल को माथे पर रख हाथ जोड़े कही जा रही थी, हे गंगा मैया, जैसा कि हर मां अपनी बेटी के लिए बढ़िया जीवन साथी मांगती है, सुंदर घर द्वार मांगती है, वैसा मैं कुछ नहीं मांगती। बस इसके सफर को जारी रखना। भाई भैवती कैसे हंसता है। सयानी कुंवारी बेटी को घर में बैठाई, महाभारत जीतने चली है। बाप दारू पीकर मर गया, बेटी चली सिपाही बनने। राधिका आगे बढ़
मां के छलक आए आंसू पोंछती है। हमें तुरंत उतरना है, चलो सामान सहेज लिया जाए। देख मां, यही गांधी मैदान है। आगे जो बड़ी इमारत दिख रही है वो गोलघर है, और ये देख अजायब घर है। यहां काम की चीजें संभाल कर रखी जाती हैं। अंदर जाने का टिकट भी लगता है। टेम्पो सरसराता आगे बढ़ता जा रहा था। राधिका हर मशहूर जगह का ऐसे बयां कर रही थी जैसे यहां कई बार आ चुकी हो। किताबों में छपे चित्र आज पन्नों से निकल सामने साकार हो रहे थे। अब तक इन्हीं के बारे में तो वो पढ़ती आई है। बेटी बखान करती जा रही थी और मां थी कि विस्मय से देखी जा रही थी। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि गांव जैसा घर पतवार का कोई घर नहीं दिखा। कोठियां इतनी ऊंची की औरत देखे तो माथे से पल्लू सरक जाए और मर्द देखे तो पगड़ी गिर जाए। बाप रे, यहां सभी राजे महाराजे ही रहते हैं क्या? गर्दनी बाग, विद्यालय के बगल बड़ा मैदान। आज यही सिपाही भर्ती की शारीरिक परीक्षा है। लंबी कूद होगी, ऊंचा उछलना होगा, गोला फेंकना होगा और महज 6 मिनट में 1 किलोमीटर की दूरी तय करनी होगी। अगर सब कुछ ठीक रहा तो मार ली बाजी और चढ़ ली ललकी टोपी माथे। इलाके में साख और समाज में धाक बनते देर न लगेगी। तनिक चूक हुई तो कै काम से सारी तैयारी धरी की धरी रह जाएगी। फिर 9:30 से शुरुआत करनी होगी। सुटेड बुटेड सिपाही गेर चूना से दौड़ने की ट्रैक बना रहे थे। किनारे एक टेंट लगा है जिसमें हाकिम हुकाम बैठे हैं। कुर्सियां लग रही हैं। हालांकि अभी तक कोई आया नहीं है, लेकिन तैयारी चल रही है। वैसे मोटर से आने में ही कितना समय लगता है। बैठे नहीं कि फुर से आ गए। झुंड की झुंड लड़कियां आने लगी हैं। गेट पर बैठी एक मोटी महिला दरोगा उनके प्रवेश पत्र देखती है, तब अंदर जाने देती है। साथ आए अभिभावकों को दूसरी तरफ घेरे के बाहर बैठने को कहा जाता है। बाप रे, सहरसा, सीवान, सुपौल सभी उतर आए हैं। लीजिए। राधिका भी आ गई। मां के पैर छुई और सामने रहने का संकेत कर घेरे के अंदर चली गई। लड़कियां कसरत करने लगी हैं। समय हो चला है। सिपाही सलामी बजाने लगे हैं। गोया बड़े हुक्मरान आने लगे हैं। माथे मुरेठा बांधे बूढ़ा चौकीदार खिनहर लड़कियों का हौसला बढ़ाता है और दौड़ दौड़ कर पानी पिलाता है। भारी मजमा लगा है। ऐसा लगता है जैसे 2 बड़े देशों के बीच फुटबॉल का मैच होने जा रहा है। सभी अपनी तैयारी में मशगूल हैं। एक कोने में बैठी राधिका कभी मां को देखती है, कभी कवायद करती लड़कियों को, कभी खुद को निहारती है। मांग कर लाए बेतरतीब कपड़ों में चोकर जैसी लगती है। हिम्मत नहीं होती कि उन लड़कियों के समूह में शामिल हो जाए। तभी बूढ़ा चौकीदार आकर पूछता है, बेटी पानी पियोगी? हां में सर हिलाती है और गटागट कई गिलास पानी पी जाती है। चौकीदार चेताता है, रहने दे बेटी, ज्यादा पानी पीने से पेट हल्कान हो जाएगा, फिर दौड़ नहीं पाओगी। शरीर हल्का रखो और मनोबल ऊंचा रखो। वैसे दौड़ पैरों से नहीं, जहन से जीती जाती है। लेकिन तुम्हारे जूते कहां हैं? बाबा, मेरे पास जूते नहीं हैं। राधिका सर झुका ली। क्या इस पथरीली जमीन पर तू नंगे पांव दौड़ेगी? चौकीदार चौंका। भगवान तेरा भला करे। बोलता हुआ बंदा आगे बढ़ गया। खिनहर तो चला गया, लेकिन उसके शब्द बार बार गूंजते रहे। दौड़ पैरों से नहीं, जहन से जीती जाती है। दौड़ पैरों से नहीं, जहन से जीती जाती है। उसने भीड़ में खड़ी मां को दिखा। रमा कह रही थी, बेटी वैसे करना जैसे सारी लड़कियां कर रही हैं। उसने एक बार फिर खुद को निहारा, पस्त पड़े कपड़ों को देखा, मुस्कुराई और बोली, दौड़ पैरों से नहीं, जहन से जीती जाती है। फिर तो बला की ताकत उभर आई पैरों में। दौड़ी और एक हाई जंप मारी।
मां देखी तो मुस्कुराई और आंखें बंद कर बारी बारी से गांव के ब्रह्म बाबा, काली माई और करीमगंज वाले पीर बाबा को गोहराने लगी। लाउड स्पीकर से नाम पुकारे जाने लगे। लड़कियां 10-10 के समूह में कतारबद्ध होने लगी। फिर पोजीशन ली और लंबी सीटी बजते ही बिजली की भांति दौड़ पड़ी। 200 मीटर के घेरे का 5 मिनट में 5 चक्कर लगाने थे। सभी भागी जा रही थीं। चौथे चक्कर तक तो ठीक ठाक रहा, लेकिन 5वां चक्कर आते आते कदम धीरे पड़ने लगे। बावजूद कोशिश जारी रही, लेकिन अफसोस समय समाप्त हो गया और लंबी सीटी बच गई। गोया कि इस बार कोई कामयाब ना हो पाई। दूसरा समूह दौड़ा, इसमें भी किसी को सफलता न मिली। इस प्रकार कई समूहों की दौड़ हुई। 200 लड़कियों के समूह में महज 20 लड़कियों ने बाजी मारी। जो छट गईं, उनकी हथेली पर डिफेस्ट का मोहर लग गया। जो पास कर गईं, उन्हें हाई लॉन्ग जंप के लिए अलग कर दिया गया। दिन के 12 बज रहे थे जब राधिका का नाम पुकारा गया। मां बेटी का नाम सुनी तो भीड़ चीरती घेरे के करीब आ गई। देखा, बेटी सामने आ रही है। बाकी 9 लड़कियां भी आ गईं। सबने अपना पोजीशन ले लिया। इन 10 लड़कियों में सिर्फ राधिका ही ऐसी लड़की थी जो नंगे पांव दौड़ने जा रही थी, लेकिन उसे इसका कोई खौफ ना था और बलाल तो बिल्कुल भी नहीं। तभी लंबी विसल बजी। चीते की फुर्ती से सबने दौड़ना शुरू किया। पहला राउंड आसानी से पूरा कर लिया गया, फिर दूसरा और तीसरा भी। पानी पिलाना छोड़ खेनहर चौकीदार भी सामने आ गया। उसने गौर किया, राधिका के तलवे लहू लुहान होने लगे थे। जहां पैर रखती वहां खून के धब्बे बन जाते, लेकिन राधिका अपनी रौ में बढ़ती जाती। खेत खलियान में पली बढ़ी बेटी को इसका कोई भान नहीं था। चौथा राउंड पूरा हुआ। 7 लड़कियां काफी पीछे छूट गई थीं। राधिका नंबर 1 पर चल रही थी। तभी एक ऐसी घटना घटी जिसने सबके नस्रों को नीचा कर दिया। दिगर देह के अस्त व्यस्त कपड़े भारी दौड़ का दबाव झेल ना सके। पहले पैंट सरका, फिर पैंट भी नीचे आने लगी। लेकिन हाय थी राधिका, उसे तो कुछ खबर ही नहीं। बस एक बात जहन में दौड़ रही थी। तवे पर गोल घूमती रोटियां और मां के मजबूर होते हाथ। बस 15 सेकंड रह गए थे। बाकी 2 लड़कियां पीछे छूट चुकी थीं। टारगेट साफ दिख रहा था। उल्टी गिनती शुरू हो चुकी थी। 14, 13, 12, 11, 8, 7। मां देखी तो कलेजा थाम ली। बेटी की हालत देखी ना जाती थी। तभी पता ना क्या सोची कि जोर से चिल्लाई, रुकना नहीं राधिका। आवाज मां की थी। उसने उसके वजूद को जिंदा रखा था। फिर तो शरीर तूने जोश से साथ दिया। राधिका एक लंबी जंप ली। समय रुक सा गया। लंबी विसल बची तो लोग हिम्मत कर मैदान की तरफ भागे। सबने देखा, राधिका टारगेट के पार थी और सिकुड़ी सिमटी बैठकर थर थर कांप रही थी। होठ लरस रहे थे। चेहरा तमतमाया हुआ था। गले से आवाज ना निकल रही थी। शायद उसे अपने हालात का भान हो चुका था। तभी बूढ़ा चौकीदार भागता हुआ आया, माथे का मुरेठा उतारा और बेटी का बदन ढक दिया। समय का घड़ियाल फिर टिक टिक करने लगा। दौड़ बंद हो गई। घेरे टूट गए। भीड़ पास आने लगी। फिर किसी ने जोर से आवाज लगाई, राधिका बेटी जिंदाबाद। भीड़ दोहराई, जिंदाबाद जिंदाबाद। बूढ़ा चौकीदार भागकर उसकी मां के पास गया। लोग उधर लपके। सबने देखा, रमा की आंखें निरंतर बरसे जा रही थी। भीड़ उत्साह में हाथ हिलाने लगी। रमा चाही कि हाथ जोड़कर सबका अभिवादन करे, लेकिन कांपते हाथ आज जुट न सके। खड़ा रहना दुभर हो गया।
रमा बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। एन मौके पर सार्जेंट मेजर बाहर आए, अपना कैप उतारा और राधिका के सर पर रखते हुए बोले, बेटी, तेरी इज्जत, जुनून और जज्बे को सलाम करता हूं। उठ बेटी, आज तूने पुलिस प्रतिष्ठा में 4 चांद लगा दिए। इतिहास के पन्ने तेरी बहादुरी का बखान रखेंगे। भगवान ऐसी बेटी हर बाप को दे। चल बेटी, पहले कुछ खा ले, फिर चयन की बाकी औपचारिकताएं पूरी कर लेते हैं। सांझ हो रही थी। राधिका मां संग कामयाबी का कागज लिए कैंप से निकल रही थी। अब शरीर पर नए कपड़े थे, पैर में नए जूते थे। चलने लगे तो मेजर साहब बोले, अपना ख्याल रखना बेटी, बेसिक ट्रेनिंग में जल्द मिलते हैं। बस तेजी से भागी चली जा रही थी। गांधी सेतु पार करते करते रमा को नींद आने लगी। राधिका जाग रही थी। हाजीपुर आ गया। उसने मां को निहारा। वो बेसुध पड़ी थी। झुकी और मां की पेशानी चूम ली। फिर गौर किया, मां के चेहरे पर सुकून की प्यारी साया तैर रही थी। तभी उसे ख्याल आया, आज मां अपनी अगली सीट पर बैठी थी। मुस्काई और पलकें बंद कर ली। लम्हे न लगे, सतरंगी सपने साथ सफर करने लगे। उधर खाली सड़क देख ड्राइवर ने रफ्तार बढ़ा दी। आप सुन रहे थे श्री रमेश चंद्रा द्वारा लिखित कहानी रुकना नहीं राधिका। आवाज थी श्रीकांत सिन्हा की। आपको यह कहानी कैसी लगी? अपने विचार जरूर कमेंट में लिखिए।